प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक लावारिस जहाज तैर रहा है। उसका पूरा चालक दल रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका है। आज की हमारी चर्चा का आधार है फाइल नंबर 4, द शिप ऑफ द डैम्ड। फ्रांसिस के लिए ये मामला अब तक का सबसे ज्यादा परेशान करने वाला था और इसकी एक खास वजह है। देखिए, नाविकों की बातें आमतौर पर बहुत तथ्यात्मक होती हैं। उनमें कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं होती। तो जब अनुभवी नाविकों का एक पूरा दल बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाता है, तो इसका कारण कभी भी साधारण नहीं हो सकता है। आज हमारा मिशन ये समझना है कि इस जहाज की खोज से क्या पता चला और ये उन सपनों और पंथों के पैटर्न से कैसे जुड़ता है जिन पर हम पहले बात कर चुके हैं। और यही इस मामले को इतना अहम बना देता है। मतलब अब तक हमारे पास जो भी सुराग थे वे सब जमीन पर थे। हाँ, एक कलाकार के बुरे सपने, जंगल में मिला वो पंथ। बिल्कुल, ये सब ऐसी चीजें थी जिन्हें कोई, आप कह सकते हैं, वहम या किसी समूह का पागलपन कहकर खारिज कर सकता है। लेकिन ये फाइल इस पूरी जांच को जमीन से उठाकर गहरे पानी में ले जाती है। ये विश्लेषण सपनों जैसे व्यक्तिपरक अनुभवों से हटकर एक जहाज, एक मूर्ति, एक डायरी, मतलब ठोस भौतिक सबूतों की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इसी वजह से ये रहस्य और भी गहरा और कह सकते हैं गंभीर हो जाता है। चलिए उस दृश्य की कल्पना करते हैं। साल 1910 के आसपास का समय है। प्रशांत महासागर का एक बिल्कुल शांत इलाका। एक व्यापारिक जहाज अपनी यात्रा पर है जब उन्हें दूर एक दूसरा जहाज दिखाई देता है। उसका नाम था एम्मा। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वो जहाज अजीब तरह से दिशाहीन बह रहा था। उससे कोई आपातकालीन सिग्नल नहीं आ रहा था और उसके डेक पर कोई भी हलचल नहीं थी। चारों तरफ बस एक भयानक अप्राकृतिक खामोशी थी। और समुद्री कानूनों के हिसाब से जब कोई जहाज इस तरह से मिलता है तो उस पर एक बोर्डिंग पार्टी भेजना एक मानक प्रक्रिया है। जब बचाव दल एम्मा पर पहुंचा तो उन्होंने जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। डेक पर संघर्ष या लड़ाई का कोई भी निशान नहीं था। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी वो ये कि जहाज के सारे उपकरण सब कुछ काम कर रहे थे। मशीन, सिस्टम, सब कुछ पूरी तरह से काम कर रहे थे। जहाज बिल्कुल ठीक हालत में था। लेकिन अगर सब कुछ ठीक था तो पूरा क्रू कहाँ गया? मतलब ये तो हो सकता है कि कोई बड़ी लहर आई हो या समुद्री डाकुओं का हमला। ये तो सबसे पहली संभावनाएं होंगी जो दिमाग में आएंगी। बिल्कुल, और जांचकर्ताओं ने सबसे पहले इन्हीं 2 थ्योरी पर काम किया था। हाँ? लेकिन दोनों ही जल्दी खारिज हो गई। डाकुओं वाली बात इसलिए नहीं टिकी क्योंकि जहाज से कोई भी कीमती सामान गायब नहीं था, न ही लड़ाई का कोई सबूत था। और बड़ी लहर? एक बड़ी लहर पूरे के पूरे अनुभवी चालक दल को एक साथ बहा ले जाए, खासकर जब जीवन रक्षक नावें भी अपनी जगह पर रखी हों, ये लगभग नामुमकिन है। यही वो विरोधाभास था जिसने इस मामले को इतना उलझा दिया। एक परफेक्ट जहाज, लेकिन कोई चालक दल नहीं। ठीक है, तो मामला और भी ज्यादा रहस्यमयी होता जा रहा है। जांच आगे बढ़ती है और बोर्डिंग पार्टी कप्तान के कैबिन तक पहुंचती है। कैबिन के अंदर का नजारा भी अजीब था। मेज पर कुछ कागज बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने बहुत जल्दबाजी में कुछ खोजा हो। और एक दराज आधा खुला हुआ था, मानो उसे बंद करने का समय ही ना मिला हो। जैसे कुछ बहुत तेजी से हुआ हो। हाँ, और उस आधे खुले दराज के अंदर उन्हें कुछ मिला। पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति। और उस मूर्ति का आकार? 1 मिनट, क्या ये वैसी जी मूर्ति थी जैसे फ्रांसिस को अपने परदादा के बॉक्स में मिली थी और जैसी उस जंगल वाले पंथ के पास थी? हूबहू वैसी ही। वही अजीब डरावनी शक्ल, वही हरे रंग का पत्थर। यहां पर यह समझना जरूरी है कि ये अब कोई संयोग नहीं हो सकता। ये एक पैटर्न है। ये दिखाता है कि इसका दायरा मनोवैज्ञानिक और भौतिक दोनों है। ये एक भौतिक सबूत था जो इन सभी बिखरी हुई कड़ियों को एक साथ बांध रहा था। तो अब हमारे पास 3 अलग अलग जगहों पर एक ही मूर्ति है। एक कलाकार के घर में, एक पंथ के अड्डे पर, और अब प्रशांत महासागर के बीच में एक लावारिस जहाज पर। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये मूर्ति इस जहाज पर कैसे पहुंची और इसका चालक दल के गायब होने से क्या संबंध है? बिल्कुल, और खुशकिस्मती से उन्हें कैबिन में एक और चीज मिली जिसने कुछ जवाब दिए, भले ही वे जवाब और भी डरावने थे। आप उस डायरी की बात कर रहे हैं? उसके शुरुआती पन्ने तो बिल्कुल सामान्य थे। मौसम की जानकारी, जहाज के रास्ते का ब्यौरा, रोजमर्रा की बातें। और इससे ये साफ था कि डायरी लिखने वाला एक तर्कसंगत, अनुभवी व्यक्ति था। हाँ, जो भावनाओं में बहकर कुछ भी लिखने वालों में से नहीं था।
और यही बात डायरी के आखिरी पन्नों को इतना डरावना बनाती है, क्योंकि जब ऐसा व्यक्ति कुछ अजीब लिखना शुरू करता है तो हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही कहा। और यहाँ से चीजें बहुत अजीब होने लगती हैं। डायरी के आखिरी कुछ पन्नों में नाविक ने लिखा था कि जहाज का कंपस अचानक अजीब तरह से व्यवहार करने लगा था। सुई एक जगह स्थिर नहीं रह रही थी, बल्कि पागलों की तरह घूम रही थी। साथ ही जहाज के उपकरणों ने पानी के नीचे से आ रहे हल्के कंपन का पता लगाना शुरू कर दिया था। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। अब हमारे पास सिर्फ सपने या अफवाहें नहीं हैं। कंपस का गड़बड़ाना और पानी के नीचे कंपन, ये भौतिक घटनाएं हैं। इन्हें वैज्ञानिक उपकरणों से मापा जा रहा है। इसका मतलब है कि ये शक्ति जो भी है, अब सिर्फ लोगों के दिमाग पर असर नहीं कर रही है, बल्कि वो हमारी दुनिया के भौतिक नियमों को भी प्रभावित करने लगी है। ये उस सोती हुई शक्ति के विचार को एक डरावनी हकीकत के और करीब ले आता है। और फिर डायरी में एक ऐसी घटना का जिक्र आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। एक सुबह चालक दल को क्षितिज पर जमीन का एक टुकड़ा दिखाई दिया। नाविक ने साफ साफ लिखा कि उन्होंने अपने सभी समुद्री नक्शे देखे, लेकिन उस जगह पर कोई भी द्वीप दर्ज नहीं था। ये एक अनमैप्ड द्वीप था। एक अनमैप्ड द्वीप का मिलना अपने आप में एक बड़ी खोज होती, लेकिन जिस तरह से डायरी में उसका वर्णन किया गया वो बहुत अजीब था। ये किसी सामान्य ज्वालामुखी द्वीप जैसा नहीं था। डायरी के अनुसार उस द्वीप की बनावट बहुत अजीब थी। उसके आकार असमान थे, उसकी चट्टानें दांतेदार थीं। ऐसा लगता था जैसे इसे प्रकृति ने नहीं बल्कि किसी और ही शक्ति ने गढ़ा हो। जब कुछ नाविक उस द्वीप पर उतरे तो उन्होंने पाया कि जमीन कुछ जगहों पर बहुत फिसलन भरी थी, मानो हाल ही में वहां से पानी पीछे हटा हो, और जमीन में गहरी अप्राकृतिक दरारें थीं। यहाँ पर अप्राकृतिक या गैर यूक्लिडियन ज्यामिति का विचार फिर से सामने आता है, ठीक वैसा ही जैसा कलाकार ने अपने सपनों में देखा था। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है ऐसी बनावट जिसके नियम हमारी दुनिया के गणित से बिल्कुल अलग है, जिसे देखकर दिमाग को लगता है कि कुछ बहुत ही गलत है। हाँ, कुछ ऐसा जो मुमकिन नहीं होना चाहिए। ये इस बात का संकेत है कि ये जगह पृथ्वी के सामान्य भौतिक नियमों का पालन नहीं करती है। और द्वीप पर खोजबीन करते हुए चालक दल को कुछ ऐसा दिखा जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। उन्हें एक विशाल, सपाट और अप्राकृतिक रूप से चिकनी पत्थर की सतह मिली। डायरी में उस नाविक ने लिखा था, ये एक दरवाजे जैसा लगता है, पर इतना बड़ा कि हमारी जानी पहचानी किसी भी चीज का हिस्सा नहीं हो सकता। एक दरवाजा। इस दरवाजे का प्रतीकात्मक और शाब्दिक दोनों तरह का महत्व है। यह इस विचार को बल देता है कि कुछ अंदर बंद है या कुछ छुपा हुआ है, और उसका विशाल आकार यह बताता है कि यह किसी गैर मानवीय सभ्यता का निर्माण है। यह उस सोती हुई शक्ति के अमूर्त विचार को एक संभावित भौतिक स्थान से जोड़ देता है। और यहाँ से डायरी का लहजा पूरी तरह बदल जाता है। लिखावट कांप रही थी, जैसे लिखने वाले के पास समय बहुत कम था। उसने लिखा, आज जमीन हिली, ऐसा लगा जैसे नीचे कुछ हिला हो। और इसके बाद खामोशी। कोई अगली एंट्री नहीं थी, कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई समापन नहीं, बस अचानक सब कुछ रुक गया। ऐसा लगता है जैसे लिखने वाले को बीच में ही अपना लिखना बंद करना पड़ा हो। शायद दरवाजे के पीछे जो था वो हिलने लगा था। और जब बोर्डिंग पार्टी ने जहाज की तलाशी ली तो उन्हें चालक दल का कोई निशान नहीं मिला, एक भी व्यक्ति नहीं। जैसा हमने पहले कहा, जीवन रक्षक नावेगी अपनी जगह पर थीं। कोई एसओएस सिग्नल नहीं, जैसे वे सब हवा में गायब हो गए हों। आखिरकार आधिकारिक रिपोर्ट में बस इतना ही लिखा गया, चालक दल अज्ञात परिस्थितियों में लापता माना जाता है। ये एक ब्यूरोक्रेटिक तरीका है ये कहने का कि हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ, लेकिन ये इस बात की भी पुष्टि करता है कि चालक दल अपनी मर्जी से या किसी सामान्य दुर्घटना के कारण नहीं गया था। उनका गायब होना सीधे तौर पर उस द्वीप पर हुई घटनाओं से जुड़ा हुआ है। उस दरवाजे के हिलने और चालक दल के गायब होने के बीच एक सीधा संबंध है। हाँ, वे उस रहस्य का हिस्सा बन गए जिसे वो खोजने गए थे। तो चलिए इन सब कड़ियों को जोड़ते हैं। अब फ्रांसिस के पास 3 पूरी तरह से स्वतंत्र स्रोत थे जो एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन एक ही भयानक कहानी बता रहे थे। पहला, कलाकारों के बुरे सपने। दूसरा, जंगल में पकड़ा गया वो पंथ जो उसी मूर्ति की पूजा करता था। और तीसरा, एक अनुभवी नाविक की ये तथ्यात्मक डायरी जिसमें एक अनमैप्ड द्वीप, एक विशाल दरवाजा और समुद्र के नीचे से आती हलचल का जिक्र था। और इन तीनों को जोड़ने वाली कड़ी थी वो पत्थर की मूर्ति, वो अजीब ज्यामिति और समुद्र के नीचे
किसी विशाल प्राचीन शक्ति का एहसास। अब सुराग केवल मनोवैज्ञानिक या अलग-अलग जगहों पर होने वाले अनुष्ठानों तक सीमित नहीं थे। अब हमारे पास एक भौतिक स्थान है, अजीब घटनाओं के दर्ज किए गए अवलोकन हैं और एक वास्तविक दुनिया का रहस्य है जिसमें एक पूरा चालक दल गायब हो गया है। ऐसा लगता था कि सारे बिखरे हुए संकेत एक ही भयानक घटना की ओर बढ़ रहे थे। ये सब एक ऐसी तस्वीर बना रहा था जो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थी। अब सवाल ये नहीं था कि घटनाएं सच हैं या नहीं, क्योंकि सबूत सामने थे। अब सवाल ये था कि ये सब मिलकर किस बड़ी और भयानक सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं। और यही इस मामले का सबसे डरावना पहलू है। जब अलग-अलग जगहों से अलग-अलग तरह के लोगों से मिली जानकारी एक ही दिशा में इशारा करने लगे तो उसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। फ्रांसिस को भी यही महसूस हो रहा था कि वो किसी बहुत बड़ी और भयानक पहेली के छोटे-छोटे टुकड़ों को जोड़ रहा है। पूछने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर एक नाविक का तथ्यात्मक रिकॉर्ड और एक कलाकार का सपना दोनों एक ही भयानक सच की ओर इशारा कर रहे हों, तो वास्तविकता और वहम के बीच की रेखा कितनी पतली है।